और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन देहरादून का, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी खुशी है ऐसे मौके पे मैं यहाँ खड़ा हूँ जब मेरे सामने अनेकों वो चेहरे जिनके चेहरे पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि जहाँ खुशी का एक आभास मुझे हो रहा है, वहीं दिवाली का भी तोहफा आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने कमान संभाली, लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम और हमें भी साक्षी बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारे विभाग, सभी के विभाग जिसमें इस प्रकार के हमारे युवा साथियों को हम लोग यहां नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। निश्चित रूप से एक बात मैं कह सकता हूं कि ये बात तो ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य बनाया था तो हमने बेरोजगारी खत्म हो उसको हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। सरकार बने आज 24 साल हो गया। बहुत जल्द हम अपना स्थापना दिवस मनाने वाले हैं 9 नवंबर को। 24 सालों में अनेकों हमने आयाम छुए हैं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, बेरोजगारी तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में अनेकों काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार हुए, ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। और आज उसकी एक वानगी मेरी आपके सामने है। आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में मेरे युवा साथी, युवती सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो विभाग हैं, जिसमें वित्त विभाग के अंतर्गत मेरे 12 सब रजिस्ट्रार आज यहाँ पे उनको नियुक्ति पत्र मिलना है, 18 कोषाधिकारी के रूप में उनको नियुक्ति पत्र मिलना है, और सहायक आयुक्त राज्य कर 16 लोगों को उनको नियुक्ति पत्र मिलना है, और एसटीओ स्टेट टैक्स ऑफिसर 28, यानी कुल 74 लोगों को मेरे विभाग में भी बड़ी शक्ति मिलने वाली है। मैं उसके लिए अपने तमाम उन युवा साथियों को, युवतियों को मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहा हूं। इसके लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं जो आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस स्वप्न को पूरा कर रहे होंगे जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं, और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी, और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था
हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में अब आनंद जी कितने 17,500 से ऊपर 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। और ये केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। हम इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इन जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं सभी पारदर्शी तरीके से हों, निष्पक्ष तरीके से हों और जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा वाले हमारे प्रतिभावान प्रतिभागी हैं, उन सबको चयन का अवसर मिले। और मैं सच बताऊं तो इस बार जो पीसीएस परीक्षा का जो हमारा परिणाम आया, उस परिणाम के बाद मैं प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में मैं जा चुका हूं और कोई जिला मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जिस जिले में 10 से कम लोग सेलेक्ट हुए हों। 10 से अधिक संख्या है हर जिले की। और जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो धन्यवाद देते हैं सरकार का, तो मैं कहता हूं कि धन्यवाद मेरा, मेरे सहयोगियों का तो जो है हमारा योगदान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि राज्य के इतिहास में जो एक परिपाटी थी, एक मिथक था, उस मिथक को बदला और हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को उन्होंने रुकने नहीं दिया। अनवरत रूप से उस संकल्प को आगे बढ़ाने का हमने काम किया। आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक की है। इस दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रदेश भर में बरसात से क्षतिग्रस्त और बंद हुई सड़कों की यथास्थिति जानी है और उन्हें शीघ्रता से खोलने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क मार्गों को खोलने के लिए तेजी से कार्य करें। पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण करने के भी यहां पर निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश भर में लैंडस्लाइड जोन का चिन्हीकरण कर परमानेंट समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। इसी के साथ ही ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएमजीएसवाई में भूमि मुआवजा वितरण के लंबित प्रकरण को प्राथमिकता लेते हुए शीघ्रता से निस्तारण किया जाए। बंद पड़ी सड़कों में प्रयोग हुई जेसीबी मशीनों की देनदारी शीघ्र ही की जाए। वन स्वीकृति से जुड़ी विसंगतियों को अविलंब दूर कराने और सड़क निर्माण के दौरान मलबे के निस्तारण को डंपिंग यार्ड बनाने को कहा है। मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को बोठा, मालदेवता, भितरली और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में दीर्घकालिक योजना बनाकर परमानेंट समाधान के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही जनपद पिथौरागढ़ आदि चौरा मोटर मार्ग और एलागार्ड जुमा मोटर मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। और ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट चौक पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के ब्रेक फेल होने से बेकाबू हो गई। घटना में घाट चौक पर अवैध रूप से सवारी भरने के लिए खड़े 3 मैक्स वाहनों को बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 मैक्स वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं वाहनों के बाहर खड़े चालकों ने किसी तरह से दूर होकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि वाहनों में कोई सवारी नहीं बैठी थी, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं घटना के दौरान बस में करीब 1 दर्जन सवारियां बैठी हुई थी। सभी सुरक्षित हैं और घटना के बाद जो है वो मैक्स वाहनों के चालकों ने बस के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने क्रेन की मदद से बस को सड़क से साइड हटाकर अपने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर को भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल जो है वो अभी तक कोई लिखित शिकायत इसमें नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।
बस हरिद्वार से ऋषिकेश आ रही थी। प्रथम जांच में पता ये चला है कि बस के ब्रेक फेल हुए थे। उधर कार्बेट टाइगर रिजर्व में 48 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद से गोमती हथिनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि 66 साल की विभागीय हथिनी गोमती ने कार्बेट टाइगर रिजर्व की विभिन्न रेंजों में रहकर गश्त, रेस्क्यू, स्टाफ की सुरक्षा इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी सेवाएं दी। लंबे वक्त से स्वास्थ्य खराब होने के चलते कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ रेंज स्थित हाथीशाला में विभागीय हथिनी गोमती को ढिकाला रेंज लाया गया था। गोमती का उपचार कार्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में किया जा रहा था। फिलहाल एसओपी के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और एनजीओ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्मानपूर्वक विभागीय हथिनी गोमती के अंगों का पोस्टमार्टम कर विसरा और आंतरिक अंगों के सैंपल को परीक्षण के लिए भेजा गया है। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर त्योहारी सीजन को लेकर के एसएसपी अजय सिंह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे दे। त्योहारी सीजन को लेकर एसएसपी अजय सिंह दिखे अलर्ट मोड पर। एसएसपी ने किया पलटन बाजार का पैदल भ्रमण, पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर उन्होंने लिया। मुख्य बाजारों और फुटपाथों पर अस्थायी अतिक्रमण कर ठेली और रेहड़ी लगाने वालों को पुलिस थाने लाई है। ठेली और रेहड़ी लगाने वालों का चालान करें, उन्होंने कहा। डिस्पेंसरी रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी अतिक्रमण और दुकानों के बाहर रिंग ठेलियों से कराया खाली। अपनी दुकानों के बाहर रिंग और ठेली लगाने वाले दुकानदारों को चिन्हित किया गया है। अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई। गाड़ी को गलत जगह पार्किंग करने वालों का करे चालान। पलटन बाजार में स्थापित पिंक पुलिस बूथ का भी किया गया निरीक्षण। महिला सुरक्षा के संबंध में पिंक पुलिस बूथ में नियुक्त पुलिसकर्मियों को दिए हैं निर्देश। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर त्योहारी सीजन को लेकर एसएसपी अजय सिंह अलर्ट मोड पर दिखे हैं और खुद उन्होंने पैदल बाजार का भ्रमण किया है। पुलिस की चेतावनी के बावजूद कोटद्वार की सड़कों पर रात को शराब पीकर हुड़दंग करने वाले युवक बाज नहीं आ रहे हैं। शिकायत मिलने पर एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर कोतवाल रमेश तनवार ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कोटद्वार की सड़कों पर 8 युवक शराब के नशे में बाइक चलाते हुए पकड़े गए, जो अलग अलग स्थान पर हुड़दंग कर रहे थे। एसएसपी ने बताया कि सभी हुड़दंग करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। मामले में युवकों के परिजनों को भी तलब किया गया है और साथ ही युवकों के वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। एसएसपी ने बताया मामले में कि क्षेत्र की धार्मिक महत्ता को बरकरार रखने का प्रयास पुलिस कर रही है। शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों से मर्यादा में रहने की भी अपील की है। और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार जनपद में चल रहे सघन चेकिंग अभियान के चलते नैनीताल पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। नैनीताल पुलिस ने उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश के बरेली और उसके आसपास नकली नोट चला रहे गैंग का पर्दाफाश किया है। लालकुआ और बरेली निवासी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 लाख से अधिक 500 रुपये के 614 नकली नोट बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि कुछ दिनों पहले लालकुआं पुलिस ने नकली नोट के साथ रंगे हाथों सुनार शिवम वर्मा को गिरफ्तार किया था, जिससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के नाम उगलने शुरू किए। आरोपी शिवम वर्मा की निशानदेही पर पुलिस ने नकली नोट प्रकरण में जुड़े 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 500 रुपये के 614 नकली नोट बरामद हुए हैं, जो 3,07,000 की धनराशि कुल है। साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो मालदा पश्चिम बंगाल जाकर नकली नोट लाते थे, जिसके बाद पूरे ग्रुप द्वारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित जो है अन्य राज्यों में ये नकली नोट चलाए जाते थे। एसएसपी ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर
कार्यवाही की जा रही है और सभी आपराधिक रिकॉर्ड भी इनके खंगाले जा रहे हैं। इसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। नकली नोट के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बाद में हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी और लालकुआ थाने की टीम के साथ में एसओजी और बाकी हमारी टीमें जो है उनको गठित करते हुए कहां से आते हैं, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो गठित की गई और जो हमारी इंक्वायरी टीम है उसने इस मामले में जांच करते हुए जो अभियुक्त शिवम वर्मा है उसके अलावा 6 अन्य और जो अभियुक्त है उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों के कब्जे से 2,98,000 रुपए के और जो है नकली नोट जो है उनकी बरामदगी की है। इस प्रकार अभियुक्त शिवम जो है उसको मिला के टोटल 7 अभियुक्त हैं और इन अभियुक्तों के कब्जे से 3,07,000 रुपए जो है टोटल बरामद हुए हैं। मूल रूप से मालदा पश्चिम बंगाल में जाते हैं और वहां संभवतः बांग्लादेश बॉर्डर से जो नकली नोट आते हैं वो नकली नोट लाके और पश्चिम बंगाल से ऐसे जो सप्लायर है वो देश के अलग अलग जगह पे नकली नोट चलाने का काम करते हैं। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से ही, जहां पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एमडीडीए के जो वीसी है बंशीधर तिवारी, उनके निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कांचीवाला देहरादून में महेंद्र सिंह नेगी की 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता मनवीर पवार, संजय जगूड़ी, सुपरवाइजर अमरलाल ने पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। अभिषेक भारद्वाज ने कहा, प्लॉटिंग करने से पहले एमडीडीए के नियमों का पालन करने को कहा गया है। प्राधिकरण के नियम के अनुसार ही करें प्लॉटिंग कार्य। एमडीडीए के नियमों के विरुद्ध प्लॉटिंग को माना जाएगा अवैध। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी के निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। और उधम सिंह नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं को सम्मोहित करके उनकी ज्वेलरी लेकर फरार होने वाले 4 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से महिला से ठगे गए गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान हरीश, रवि, भीम और अमन के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी इस प्रकार की वारदात करने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। आरोपी कपड़े में 500 रुपये के नोट के बराबर कागज की गद्दी बनाकर रखते हैं, उनके ऊपर और नीचे 500 रुपये का नोट लगा होता है। फिर गड्डी दिखाकर भोली भाली महिलाओं को लालच देकर ठगी की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाओं को सम्मोहित करके ठगी करने की वारदात भी आरोपी करते हैं। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से अवैध बहुमंजिला इमारत के निर्माण की जो है जानकारी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बता दें, जहां पर ऋषिकेश के मायाकुंड में केवलानंद आश्रम के सामने हो रहा है बहुमंजिला अवैध निर्माण। अवैध निर्माण करने वालों में एमडीडीए का खौफ खत्म हो चुका है। पिछले कई दिनों से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होने से अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। एमडीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराकर कर रहे हैं अवैध निर्माण। अवैध निर्माणों पर सिर्फ नोटिस काट कर हो रही है खानापूर्ति। कई जगह अवैध निर्माणों पर सीलिंग होने के बावजूद भी हो रहा है निर्माण कार्य। तिलक मार्ग पर हीरो शोरूम के साथ बिना पार्किंग के बना डाला कॉम्प्लेक्स में अभी तक नहीं की है कोई कार्रवाई। तो कुछ मंजिल का आवासीय नक्शा पास कराकर हो रहे हैं बहुमंजिला व्यवसायिक निर्माण। चल रहे अवैध निर्माणों पर एमडीडीए से बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर एक बार फिर से केवलानंद आश्रम के सामने बहुमंजिला अवैध निर्माण हो रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी खबरें अवैध निर्माण की आती रही हैं कि आवासीय नक्शा पास कराया, व्यवसायी बिल्डिंग बना दी। देहरादून में हमने कुछ देर पहले दर्शकों को खबर बताई कि वहां पर तो कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन ऋषिकेश में फिर से वही मामला। हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बात है। लगातार कहीं ना कहीं जब यहाँ कार्रवाइयां हुई शुरू में, जो इसके शीर्षांक जो यहाँ के ऋषिकेश के जो यह सहायक अभियंता है, जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हुई है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीत गया और कार्रवाइयां कहीं ना कहीं एक रुक सी गई है, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि फिर जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनके खौफ जो है, एलईडी का जो नियम का जो खौफ रहता है कि नहीं अगर हम कुछ गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, लेकिन वो अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, वही हम कह रहे हैं, मायाकुंड एक जगह है, वहां पर निर्मल हॉस्पिटल थोड़ा सा आगे केवलानंद आश्रम के सामने एक फिर अवैध बिल्डिंग का देख रहे हैं निर्माण हो रहा है। वहां पर एक काफी ऊंचाइया बिल्डिंग बन रही है, ना कि मतलब इस तरह के अवैध निर्माण जब यहाँ चलते रहेंगे, भले ही नोटिस काट दिया गया है पर खाना पूर्तियां होती है, नोटिस काट के सिर्फ खाना पूर्ति होती है और उसकी कोई परवाह करता भी नहीं है। तो वही है कि नोटिस काट के काम नहीं चलता, कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई को भी इंतजार होता है। तभी जब कार्रवाई होंगी तभी कुछ न कुछ इस चीज को लेकर होगा। वही हम देख रहे हैं कि लगातार तिलक रोड की बात करें, जहां पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, जहां पर एक नियम है बहुत बड़ा कि पहले पार्किंग होती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं निर्माण शुरू होता है, और वो बन भी गया है। वहां पर पार्किंग में सारी दुकानें बना दी गई हैं, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बातें तो बहुत हो रही है पर कार्रवाई ना के बराबर हो रही है। तो इस प्रकार की जब चीजें होती रहेंगी तो ये चीज बिल्कुल, इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो वो चिंताजनक भी बेहद होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, देखिए, एक तरफ कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां पर लोग सीलिंग के बाद भी अवैध निर्माण करा रहे हैं, अब उन पर भी ध्वस्तीकरण हो रहा है। लेकिन लूप होल कहां है? नियम सख्त नहीं है या फिर लोगों में खौफ नहीं है? ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात है। अगर कहें तो ज्योति, लगातार आप खुद लगातार इन चीजों को जोर शोर से उठाती ही रहती है और लगातार हम जनरी खबरें चाहते हैं, लेकिन बात वही है, कहा जाता है कि बड़े कड़े नियम है और बड़ी कार्रवाइयां होंगी और राजस्व को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, कहीं ना कहीं सभी विकास कार्य होंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि नोटिस काट दिया जाती, नोटिस काट दिया, नोटिस काटने से कोई उसका हल नहीं होता। और अब क्या कारण है कि नोटिस काटने के बावजूद भी लगातार वो जो अवैध निर्माण है वो लगातार होते रहते हैं और बस खाना पूर्ति के नाम पे काम चल रहे हैं। अब यही देखना है कि कब ये शुरुआत में लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर निकल के आएंगी कि लोगों में खौफ, लेकिन अब वही चीज है कि जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो कहीं ना कहीं फिर वही ढिलाई बढ़ती जा रही है और जिससे कहीं ना कहीं अवैध निर्माण वालों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इन लोगों को समझना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी ये जिम्मेदारी है। देखिए, कई सारे प्रकरण जो है ऐसे हैं जो सामने आते हैं, मामले में आते हैं, हम लोगों को बताते हैं, लेकिन कई सारे मामले ऐसे होते हैं जो सामने भी नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है कि अगर वो अपने आसपास इस तरीके से आवासीय क्षेत्र में बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जरूर ये जागरूक होना चाहिए इस चीज के लिए कि कहीं कोई चोरी छुपे अवैध निर्माण तो नहीं करा रहा। हाँ ज्योति, बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा ना कि लोग जागरूक हैं, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस उनकी शिकायतें भी कहाँ दब के रह जाती है। कहाँ हम देखते हैं भरत विहार में वहां एक समिति बनी है, उन्होंने लगातार शिकायतें करी है कि यहाँ पर इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन उसके सील हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार देख रहे हैं कि वहां लोगों को परवाही नहीं है, बिना नक्शे के धड़ाधड़ निर्माण चल रहे हैं। वही है कि स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि अब क्या सेटिंग है, खेल है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। पर कुल मिला के कहें, अवैध जो निर्माण है वो बदुस्तर लगातार जारी है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण होते रहेंगे तो फिर नक्शे भी लोग उसके ऊपर आएंगे। और सबसे बड़ी हम देख रहे हैं कि लोग आवासीय नक्शा पास कराते हैं, व्यावसायिक फ्लैट बना दिए, 2 मंजिल पास कराया, 6 मंजिल बना दिए, लगातार इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। पर अब यही देखना है कि कब इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी तो इन अवैध निर्माणों को कहीं ना कहीं रोक लग सके। निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा, काफी गंभीर ये मामला है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।